Students, today I'll discuss about applications of Gauss's law. So this is the last application of Gauss law. हम लोग पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में तीन एप्लीकेशंस डील कर चुके हैं. आज ये लास्ट एप्लीकेशन है. So see here application is electric field due to uniformly charged solid sphere. मतलब हम लोग को कंसिडर करना है एक स्फेयर like this, okay, and this sphere has charges. एक्चुअली क्या था, इसके पहले जो होलो स्फेयर में हम लोग डिस्कस किए थे उसमें क्या था कि आउटर मोस्ट में था, मतलब वो तो थीन था, बहुत ही थीन स्फेयर था और लाइक एक प्लास्टिक बॉल जैसे मान सकते हैं कि प्लास्टिक बॉल जैसा कि अंदर से पूरा होल था, अंदर में चार्ज ही नहीं था. लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दिस सॉलिड स्फेयर इसमें पूरा चार्ज है. तो पूरा चार्ज है तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस क्या कर सकते हैं कि जब इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ और पूरा सॉलिड, इसका मतलब इसके अंदर मैटर है. वहाँ पे होलो स्फेयर में मैटर नहीं था अंदर में, लेकिन इसके अंदर पूरा मैटर है. दिस इज सॉलिड स्फेयर, पूरा आयरन का मान लो सपोज बना हुआ है ये. तो ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब पूरा ये, इसमें हम लोग तीन तरह का चार्ज डेंसिटी पढ़े हैं. फर्स्ट वन लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड वन वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब इसमें क्या यूज़ होगा, क्योंकि इसमें देखो सरफेस तो है लेकिन साथ साथ इसमें मैटर, अंदर पूरा मैटर है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस स्फेयर हैव वॉल्यूम, सो वी कैन यूज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वी नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द रो, आई मीन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो एंड इट्स डेफिनेशन इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो वी कैन राइट दिस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये स्फेयर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम विल बी 4/3 πr/क्यू. सो वी विल यूज दिस वन, क्यू की जगह क्यू ही रहा, यहाँ पे 4/3 πr/क्यू. और आर कहाँ से है, क्योंकि इसका इस स्फेयर का रेडियस हम लोग आर लिए हैं, ठीक है. सो नेट चार्ज विल बी, नेट चार्ज ऑन दिस स्फेयर, मतलब इस स्फेयर में कितना चार्ज है. मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है हमारे पास, तो दिस वन क्यू चार्ज, इस पूरे स्फेयर में जो चार्ज है वो मेरा क्या है, क्यू चार्ज है. तो क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज को हमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा कि कितना चार्ज है इस स्फेयर में. तो टोटल नेट चार्ज विल बी 4/3, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्यू दिस वन 4/3 πr/क्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 4/3 πr/क्यू वहाँ चला जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू 4/3 πr/क्यू रो, दिस वन. ये हमको डेंसिटी मिल गया इसका, ठीक है. अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर जो इतना है तो इस पूरे सरफेस के लिए कितना होगा, मतलब इस स्फेयर के लिए यहाँ तक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर सकता है. तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी चार्ज होता है, चार्ज जो है सो स्टार्टिंग में इसमें पूरा चार्ज तो भरा पड़ा है, तो जब पूरा चार्ज भरा पड़ा है तो सबका फील्ड जाएगा और एक दूसरे को रिपेल करता हुआ यहाँ से फोर्स जनरेट करेगा. फोर्स के साथ फोर्स पर चार्ज फील्ड होता है, हम लोग जानते हैं. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस सरफेस पे मैक्सिमम होगा, इस सरफेस पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिपेल करेगा, रिपेल करके सारा चार्ज को कहाँ पहुँचा देगा, सरफेस पे पहुँचा देगा. लेकिन सारा चार्ज वहाँ जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी रिपल्सन फोर्स होगा. और यदि इस तरह से नहीं बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब टोटल चार्ज इस स्फेयर पे है तो नेट चार्ज कितना है, क्यू है. और जब टोटल चार्ज जब इस पर फील्ड बनाएगा तो कहाँ पर बनाएगा, मतलब यहाँ तक के लिए बनाएगा, इस पूरे सरफेस के लिए बनाएगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पूरे चार्ज द्वारा जो फील्ड बनेगा वो उसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो हम लोग इस आर रेडियस के लिए यदि फील्ड निकालें तो कैसे कितना निकलेगा वो देखते हैं. तो हम लोग क्यू फाइंड कर लिए, 4/3 πr/क्यू. ओके, नाउ वी नो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, वी नो दो फार्मूला जानते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0 फॉर गॉसेस लॉ. एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम बताए थे E.dA, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट, आई मीन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया. तो ये वाला और ये वाला दोनों फाई के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए फाई इज इक्वल्स टू E.dA इज इक्वल्स टू Q/ε0. अब इस फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते चले जाएंगे. तो अब फाई को छोड़ दो क्योंकि फाई दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि दिस वन फाई ई, इस डॉट प्रोडक्ट को हटा दें तो क्या मिलेगा हमको, E.dA cos थीटा. अब बोलोगे थीटा की जगह क्या पुट करें, Q/ε0. अब थीटा की जगह क्या, देखो इस जगह पे इसी सरफेस के लिए हम गॉसियन सरफेस, इसी सरफेस पे बना रहे हैं, इसी सरफेस पे गॉसियन सरफेस बना रहे हैं. तो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे और इस लाइन पे देखो ऐसे जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया है. हम लोग स्फेयर का बात जब करें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्फेयर के केस में आपको जो एंगल होगा हमेशा क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा. बिकॉज हम जिस पॉइंट पे भी कंसिडर करेंगे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया
बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब उस कंडीशन में दोनों का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि थीटा विल बी 0 डिग्री। सो नाउ अब यहाँ पुट करो कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा देखो, ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ देखो निकाल चुके हैं, तो पुट कर दो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ठीक है। और नीचे में क्या है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लगा सकते हो आप, या तो यदि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं अब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ई दिस वन डी ए इज इक्वल्स टू व्हाट 4/3 एप्सिलॉन नॉट, आप तो लिख सकते हैं इसको यहाँ पे पाई आर क्यूब इंटू रो दिस वन वैल्यू, ओके। अब ये जो सरफेस एरिया है इसी के लिए होगा, इस पूरे स्फीयर तो मेरा गॉसियन सरफेस के लिए होता है एरिया, दिस वन एरिया फॉर गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस भी इसी पे बना है, मतलब इसी आर के लिए बना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू दिस वन एरिया, टोटल एरिया विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गॉसियन सरफेस को हम आर मान सकते हैं। देखो एक मिनट के लिए यहाँ से हम बोलें कि इसको आर माने, लेकिन ये जो स्मॉल आर है तो किसके बराबर है, आर के बराबर ही होगा। तो यहाँ देखो हम कंडीशन में डाल दिए कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, सो वी कैन राइट, यहाँ स्मॉल आर लिखोगे तो आपको फिर भी आर पुट करना ही पड़ेगा बिकॉज बोथ आर इन सेम डिस्टेंस, मतलब दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, तो हम लोग आर को यहाँ कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो दिस वन 4 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है। तो देखो दोनों साइड से 4 पाई, देखो 4 पाई और यहाँ से भी 4 पाई गोइंग टू कट, आर क्यूब है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के बदले ये पूरा खत्म, एक बचेगा और यहाँ पे ओनली 1 आर, ठीक है। अब क्या बचा, देखो रिजल्ट मेरा मिल गया ई इज इक्वल्स टू दिस वन रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रो कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी तो कांस्टेंट है वो तो बदलेगा नहीं, एप्सिलॉन ऑल्सो कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो बचा क्या आर केवल वेरिएबल हो सकता है लेकिन आर भी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई जो है सो आर के बराबर होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आर को घटाने बढ़ाने से इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऑन द सरफेस है तो इस जगह पे हमारा वैल्यू तो मैक्सिमम होगा, यहाँ तो घटाना बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो रेडियस के लिए ही होगा, ठीक है। तो इन दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। वैसे इसको बताने की हमको ज़रूरत भी नहीं थी, हमको मेन इसमें डिस्कस यदि करना है तो इनसाइड ऑफ द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस के लिए बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में। ऑन द सरफेस कभी आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑन द सरफेस और इनसाइड देखना दोनों लगभग सेम आपको दिखेगा, लेकिन सेम दिखेगा लेकिन वो क्या रेडियस दोनों का चेंज हो जाएगा, वो कैसे वो देखते हैं हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इनसाइड फर्स्ट वन केस आप समझ चुके हैं, ऑन द सरफेस आर इक्वल्स टू आर। अब हम लोग सेकंड केस में बात करते हैं इनसाइड ऑफ द सरफेस। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, इनसाइड ऑफ द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सरफेस क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। सो अब देखो ये सरफेस वही है स्फीयर, अब हमको इन साइड कहीं भी कंसिडर कर लेना है कि उस जगह पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन साइड देखो एक छोटा सा रेडियस हम यहाँ पे रेडियस कंसिडर कर लें, दिस वन सॉरी स्फीयर कंसिडर कर लिए, मतलब हमको यहाँ से नीचे आना है, तो इतना बड़ा स्फीयर के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस छोटे स्फीयर के लिए जिसका रेडियस क्या है स्मॉल आर है, इतना दूर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस स्मॉल आर के लिए क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको बताना है। तो देखो टोटल चार्ज में पूरा फुल अभी भरा हुआ है, अब यदि हम नीचे आएंगे तो इतना बड़ा स्फीयर में तो चार्ज तो घट जाएगा ना, क्योंकि इधर का चार्ज को हम ले इस उसके अंदर तो नहीं आ रहा है ये, तो यदि ये सब चार्ज इसके अंदर नहीं आ रहा है तो हमारा डेंसिटी भी घट जाएगा, तो इसका डेंसिटी जो होगा नया डेंसिटी हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो उस डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर वो डेंसिटी कितना है, कितने के बराबर है वो डेंसिटी। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इनसाइड द सरफेस, इनसाइड ऑफ द सरफेस डेंसिटी विल बी चेंज बिकॉज हमारा टोटल चार्ज पूरे सरफेस के लिए कितना है क्यू है, लेकिन जब इसके नीचे जाएंगे हम लोग तो जो चार्ज है वो मेरा घट जा रहा है, तो चार्ज इसके यहाँ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू डैश है हमारे पास, चार्ज क्यू डैश, तो इसका वॉल्यूम भी किसके बराबर हो जाएगा वी डैश, एक नया वॉल्यूम मिलेगा हमको, तो वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्यू डैश बाई वी डैश, ओके। एंड क्यू डैश और वी डैश के लिए फार्मूला तो वही है 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इसका रेडियस को आर माने हैं, ठीक है आर क्यू, तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। अब ये स्मॉल आर यहाँ कंडीशन क्या है देख लो, आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर यहाँ पे बड़ा है और ये बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए हमको क्यू डैश बराबर क्या मिला 4/3 पाई आर क्यू रो, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है, आर इज द गॉसियन सरफेस रेडियस एंड
और कैपिटल आर तो पूरा स्फेयर के लिए होगा। खैर हमको तो निकालना ही है गॉसियन सरफेस के लिए, इतना ही दूर के लिए जो भी करना है हमको करना है यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं हम लोग इनसाइड के लिए, तो फार्मूला वही होगा ई डॉट डी ए, मतलब फाई हम फिर डायरेक्ट आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, यही मेन है हमारा, फाई तो दोनों के लिए कॉमन है। सो ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, सो वी कैन राइट ऑल्सो हियर ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू डैश, वहाँ पे चार्ज क्यू था इसलिए क्यू बाय एप्सिलॉन लिखे थे, यहाँ पे क्यू डैश है, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ फिर वही अब डायरेक्ट कॉस जीरो हम लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं इस पॉइंट पे भी कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट पे भी मेरा क्या आने वाला है, वही 0 डिग्री आने वाला है, क्योंकि स्फेयर के केस में हमेशा आपका एंगल 0 डिग्री होगा। ओके, सो दिस वन क्यू डैश यहाँ निकला हुआ है 4/3 पाई आर क्यू रो, इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉस जीरो का वैल्यू 1, ई बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, डी ए 4/3 पाई आर क्यू रो एप्सिलॉन नॉट, कुछ इसको कैलकुलेट करना है खुद से, तो इतना आएगा। अब देखो ई दिस वन, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया होता है ये, ठीक है, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस ये वाला है, तो उसका एरिया क्या हो गया 4/4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा राइट साइड का एज इट इज़ है 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यू रो। ठीक है, अब इधर से देखो कुछ कट रहा है, 4 पाई गोइंग टू कट आर स्क्वायर आर क्यू, एक आर बच गया, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, ई इज इक्वल्स टू, देखो ई सिर्फ बचा, इधर क्या बचा रो इंटू आर बाय 3 अब एप्सिलॉन नॉट, इतना बचा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस वन रो 3 एप्सिलॉन नॉट, तीनों ये सब कांस्टेंट है, दिस वन टर्म विल बी कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट ऑलरेडी है हमारे पास। सो वी कैन राइट हियर ई इनिशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इन साइड ऑफ द सरफेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, ये रिजल्ट आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आर के बराबर बता रहा है। मतलब इस आर को हम यदि बढ़ाते कहाँ तक ले जाएं, इस पूरे कैपिटल आर तक ले जाएं, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, जो सरफेस पे हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा जब ये मेरा आर बढ़ते बढ़ते इन साइड से वहाँ जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे उससे कम है, तो इन साइड इज आर। ठीक है, ये हमको कंडीशन यहाँ पे बता रहा है कि इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस वन, ऐसे कुछ रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो बेसिकली जो भी यहाँ से थ्योरी हम लोग रीड किए, मेन हमको ये चीज़ बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ द स्फेयर से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा। कब तक, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुँच जाते। अब सरफेस के बाद क्या होगा उसके बारे में हम लोग अब थर्ड टॉपिक में जा रहे हैं, दैट इज थर्ड टॉपिक इज आउटसाइड ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग को फाइंड करना है आउटसाइड ऑफ फॉर द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द सरफेस। तो देखो यहाँ पे एक हम डायग्राम बना चुके हैं आउटसाइड सरफेस, देखो ये कंसिडर कर चुके हैं। तो चार्ज मेरा यहाँ पे जो है वो इस सरफेस तक के लिए है, मतलब आर सरफेस तक के लिए चार्ज है, लेकिन इसका फील्ड तो बाहर तक जाएगा, इसका इफेक्ट तो बाहर तक जाएगा, तो ये गॉसियन सरफेस बन गया है। तो देखो डेंसिटी जो होगा मेरा चार्ज का, आई मीन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो इस आर रेडियस के लिए होगा, लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पे जो डी ए निकालते हैं, जो यहाँ पे इस डी ए को हम बात किए थे गॉसियन सरफेस के लिए, उसका जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले इसका डेंसिटी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू सेम क्यू बाई वी, और रो इज टू क्यू वी की जगह 4/3 पाई आर क्यू, बिकॉज हम लोग चार्ज तो यहीं तक है मेरा, इसलिए डेंसिटी उतने दूर तक का हम फाइंड कर सकते हैं, क्या कि इधर गैप में डेंसिटी ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं है, हम लोग तो बस इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो इस इमेजिनरी साइड में जब मेरा चार्ज ही नहीं है तो हम उसको डेंसिटी के अंदर नहीं ले सकते हैं, डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इस आर रेडियस तक के लिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए 4/3 पाई आर क्यू फॉर दिस रेडियस। ओके, सो क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो, वही जो पहले में था, फर्स्ट टाइम में था, वही चीज़ हमारा डेंसिटी यहाँ भी रहेगा, आई मीन चार्ज रहेगा, टोटल सरफेस पे जितना चार्ज है वहाँ ये भी हम यहाँ भी कर सकते हैं वही। लेकिन इस केस में क्या था कि इसमें नीचे गए थे तो चार्ज इसमें छूट गया बहुत सारा, तो इस छोटे से स्फेयर के लिए हम नहीं ले सकते, इस छोटे से स्फेयर में हम इस पूरे रेडियस के लिए नहीं ले सकते, जितना दूर आप कंसिडर करोगे उतने दूर का ही चार्ज ले सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे जो चार्ज था वो डिफरेंट था इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट वन एंड दिस वन लास्ट वन में हम बाहर की तरफ बनाना है, बाहर की तरफ बना रहे हैं, फील्ड तो वहाँ तक जाएगा बट डेंसिटी जो है सिर्फ इतना दूर ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है सो सरफेस के अंदर है, आई मीन एक स्फेयर के अंदर है, स्फेयर से तो बाहर नहीं जा रहा चार्ज, ठीक है, उसका फील्ड बाहर जा रहा है बट उस चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए डेंसिटी के केस में हम बस इस आर के लिए ही लेंगे। तो ये आ गया आपका क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो। ठीक है, अब इस चार्ज को हम लोग अब फिर उसी तरह से सेम जो रूल है हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉल आर, फिर इसका रेडियस को
हम लोग स्मॉल आर मान लिए, तो दिस वन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सो वी कैन राइट दिस आर स्मॉल आर इज कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल आर. So now we'll use formula of Gauss's law. Gauss's law phi is equals to q by epsilon naught and flux E dot da. तो दोनों फाई के बराबर है, इसको दोनों को इक्वेट किए एज इट इज, मतलब ये फार्मूला को तो आप पहले से भी जान चुके हो. तो E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दिस वन. अब Q की जगह फिर इस वैल्यू को रख दो, तो इस वैल्यू को यहाँ पे यदि हम पुट करें तो क्या आएगा, E डॉट डी ए कॉस जीरो फिर से पुट किए 4/3 पाई आर क्यू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे रख दिए. ठीक है, अब कॉस जीरो 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गया, तो ये जो एरिया है सरफेस एरिया ये बाहर बड़ा वाला के लिए है, गॉसियन सरफेस के लिए, ये गॉसियन सरफेस के लिए है, इधर तो एरिया का मतलब ही नहीं है हमको. तो गॉसियन सरफेस हम लोग जब भी हम लोग एरिया फाइंड करते हैं ना, तो बाहर अब डिपेंड करता है कि हम एरिया किस सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस कहाँ पे बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एरिया का वैल्यू पुट करना पड़ता है, एरिया का वैल्यू डालना पड़ता है. ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यू रो दिस वन बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ तक लिख चुके हैं हम लोग. अब इस डी ए का वैल्यू क्या होगा स्मॉल आर के लिए, बड़ा वाला सरफेस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर. तो आर जो होगा सो छोटा वाला ये लिखेंगे, क्योंकि ये भले ही रेडियस बड़ा है लेकिन हम लोग मान लिए उसको क्या चीज़, बड़ा रेडियस आर को माने. डिपेंड करता है आप क्या मानते हो यहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है. तो 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस. ओके, और इधर क्या होगा 4 पाई आर क्यू रो डिवाइड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे इतना कुछ आएगा. अब कुछ कटेगा देखो, 4 पाई गोइंग टू कट, और कुछ तो कट नहीं रहा है मेरा यहाँ पे. तो देखो क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा ई रो आर क्यूब, देखो रो आर क्यूब यहाँ पे लिख दिए 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर नीचे वहाँ से नीचे आ गया, तो इतना मिला. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस विल बी रो आर क्यूब बाय 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रो, ये 3 और ये एप्सिलॉन नॉट और ये आर जो मैक्सिमम है, इससे तो ज़्यादा होता नहीं है फील्ड, तो दिस वन आर ऑल आर कांस्टेंट. सो वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द दिस वन स्क्वायर. मतलब जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर तो सिर्फ इस रेडियस के लिए कर रहे हैं, हमको अंदर से मतलब नहीं, कैपिटल आर से तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे. तो जिस सरफेस के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं उसी आर को देखा जाता है यहाँ पे. सो दिस वन स्मॉल आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस मेरा इस जो आर है, ये वाला आर है, वो मेरा यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और उसको छोटा कर दें मतलब कम करते जाएं तो कहाँ तक कम कर सकते हैं हम लोग. इस आर को यहाँ तक सरफेस तक तो निकाल चुके हैं, तो सरफेस तक जा सकते हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे कम होते जाएं, मतलब इस आर को कम करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एक जिस सरफेस पे जैसे ही आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. तो इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन पढ़े. फर्स्ट वन ऑन द सरफेस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम. सेकेंड केस इनसाइड ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. और थर्ड में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इन्वर्सली बताने लगा, मतलब फॉर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. तो देखो हम तीनों ही कंडीशन में जो फाइंड किए हैं वो तीनों ही कंडीशन में गॉसियन सरफेस के लिए फाइंड किए हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में गॉसियन सरफेस स्फेयर के ही सरफेस पे मान लिए, सरफेस पे ही मान लिए, तो सरफेस का ही रेडियस लिए थे. यहाँ पे देख लो, मतलब आर स्मॉल आर यहाँ लिख सकते थे, लेकिन स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर हम ले लिए, तब दोनों साइड आर कट गया. ठीक है, तो कुछ इतना रिजल्ट आया जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर बता रहा है कि आर रेडियस के बराबर ही होगा, मतलब उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ये बढ़ेगा ही नहीं, ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है, इसलिए बराबर के मतलब रेडियस के बराबर ही फील्ड आपका वहाँ पे जनरेट होगा. इट मीन्स वी कैन से दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर. एंड नेक्स्ट में इनसाइड ऑफ द स्फेयर हम लोग क्या बोले कि कैपिटल आर तो है इसका, लेकिन हम इतना बड़ा गॉसियन सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो बाहर का चार्ज तो हम इसके अंदर नहीं आया, तो इसका जो डेंसिटी वो डिफरेंट होगा, डेंसिटी होने से चार्ज भी इसके अंदर डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट होने से आपका रेडियस तो है ही डिफरेंट, चार्ज डिफरेंट होने से इसका डेंसिटी डिफरेंट हुआ, और डेंसिटी डिफरेंट होने से आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आई मीन वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है. मीन्स ये आर जो है सो धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ कहाँ तक बढ़ाएंगे, कैपिटल आर तक बढ़ा दें तो इसका वैल्यू बढ़ेगा. मतलब सेंटर से भी तुम बढ़ा सकते हो कि सेंटर पे 0 मान लो, या तो जो भी कुछ हो, कुछ वैल्यू हो सकता है सेंटर पे,
सेंटर पे एक यदि चार्ज एक भी उसके अंदर नहीं आता है तो जीरो बोल सकते हैं, यदि एक भी चार्ज आता है तो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, फिर और आगे बढ़ो, कहाँ तक बढ़ेगा, सरफेस तक बढ़ेगा। सरफेस तक मतलब इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और आगे तुम बढ़ोगे इधर तो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होते स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सरफेस पे मैक्सिमम, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होने से मतलब बढ़ने से आगे बढ़ने से सरफेस पे मैक्सिमम हो रहा है। और सरफेस से जैसे ही बाहर जाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक आउटसाइड ऑफ द सरफेस, जहाँ पे हम आर को मान लिएगा बड़ा, आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। सो हम लोग का जो रिजल्ट आया वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। मतलब अब रेडियस को तुम बढ़ाओ, सरफेस के ऊपर से सरफेस से आगे बढ़ाओ, मतलब ऊपर मतलब उससे बड़ा बनाओ आगे, सरफेस से आगे जैसे ही बढ़ेंगे, सरफेस से आगे जैसे ही इधर बढ़ेंगे, मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा। तो इसका मेन रिजल्ट क्या है कि सेंटर से तुम जैसे ही आगे बढ़ते जाओ, फील्ड जो है इन साइड ऑफ द सरफेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली यूनिफॉर्मली बढ़ेगा आगे। और जैसे ही सरफेस में जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और सरफेस के बाहर जैसे ही जाओगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन्वर्सली। ठीक है, मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज for on the surface, and on the surface the electric field will be maximum, and after the surface if you want to find electric field for outside of the surface, then we can say electric field will decrease, है ना। it means इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इसका हम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लें कि ग्राफ इसका किस तरह का होगा। तो ग्राफ के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस जगह पे, तो एक साइड ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड ले लेते हैं इसका डिस्टेंस, आर ले लिए इस साइड और इस साइड ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस साइड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इसे। ठीक है, तो यदि इस साइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और इस साइड ले लें आर, तो अब बोल सकते हैं, देखो कंडीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन नहीं, सेकंड ले लो इन साइड वाला। पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इन साइड यहाँ से स्टार्टिंग से तो जीरो होगा, जब एक भी चार्ज पे एक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो देखते हैं कि रेडियस को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, रेडियस को आगे बढ़ाते जाओ ऐसे ऐसे, तो हम इस पॉइंट तक मान लो बढ़ा दिए, और तो इस पॉइंट तक बढ़ा दिए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से सेंटर से बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ से यहाँ तक गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा बढ़ेगा, और किस तरह से बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, देखो ये मतलब ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब देखो इतना दूर तक बढ़ेगा, ऐसे बढ़ा यहाँ तक गया, मतलब ये मेरा इन्वर्सली कुछ टाइप से दिखाया। अब इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा ये आर इजिकल्स टू आर बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे आ गया, ये दिस वन इज द सरफेस पे आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, आफ्टर दिस सरफेस अब इन साइड का हो गया मेरा, मतलब ये सेकंड कंडीशन को यूज किए हम सेंटर से, सेकंड कंडीशन को यहाँ तक सरफेस तक। अब सरफेस पे जैसे है कौन सा कंडीशन यूज हो गया आपका, फर्स्ट कंडीशन, ये वाला फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब जैसे ही हम इससे सरफेस तक आ गया, सरफेस से जैसे ही बाहर आएंगे मेरा ये थर्ड कंडीशन यूज होगा, जो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसका ग्राफ हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप से, यहाँ के बाद ये कुछ इस टाइप से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो डिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है, रेडियस इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। ठीक है, तो किस हिसाब से ग्राफ बनता है, दिस वन ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको माइंड में हमेशा रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको रिजल्ट बताता है दिस वन ग्राफ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ग्राफ इस टाइप से होलोस्फेयर के लिए, जो होलोस्फेयर में क्या बताया था कि इधर रेडियस जा रहा है, आई मीन हाँ डिस्टेंस, रेडियस जो बोल दियो, हाँ रेडियस ऑफ द सेल, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था मेरा कुछ। तो इसमें क्या देखे थे हम लोग लास्ट टाइम कि अंदर में जो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए इस मैक्सिमम पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जब चार्ज ही नहीं था तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था, तो यहाँ से यहाँ तक में चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम सरफेस पे बात किए थे कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के बाद मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फॉर दिस पॉइंट, मतलब आर इज इक्वल टू आर के बराबर यहाँ था, उस सेल के लिए बात कर रहे हैं, होलोस्फेयर के लिए। आफ्टर दैट मैक्सिमम के बाद क्या हो रहा था मेरा, यही रिजल्ट आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही आया था। तो यहाँ से फिर इस टाइप से, मतलब ग्राफ दोनों ग्राफ लगभग सेम है। इसमें क्या, ये सॉलिड स्फेयर है इसलिए इसके अंदर चार्ज है, और होलोस्फेयर में क्या था, अंदर चार्ज नहीं था, तो अंदर चार्ज नहीं था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और
इसमें क्या है, सॉलिड में क्या है कि अंदर चार्ज है तो अंदर में फील्ड है। फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर है और बाहर में इन्वर्सली है। तो इसमें भी उसमें भी होलो सेल में भी क्या था, बाहर में इन्वर्सली था। तो ग्राफ में बस इतना ही चेंजेस है, होलो के लिए अंदर का पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 कर देना और सॉलिड के लिए अंदर के पार्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ और भी है कि यहाँ पे लोग डेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं। फॉर सॉलिड स्फेयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट होलो सेल के लिए आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करना है बिकॉज ऑफ थीन सरफेस। वहाँ पे थीन सरफेस था, आप देख सकते हो मेरा प्रीवियस लेक्चर को आप देखो, इसके पहले का लेक्चर जहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन में आप देख सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन आप देख लेना और क्लियर, यदि आपको और क्लियर इस ग्राफ से रिलेटेड, होलोस्फेयर के ग्राफ से रिलेटेड आपको और क्लियर होना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा टोटल आज का लेक्चर सॉलिड स्फेयर के बारे में। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दिस वन ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर के लिए एग्जाम में हमेशा पूछता है, ग्राफ को तो पूछता ही पूछता है। ग्राफ आप हमेशा माइंड में रखना, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन एप्लीकेशन इज़ वेरी यूजफुल। ये और एग्ज़ाम पर्पस के लिए होलो सेल या तो होलो स्फेयर पूछेगा तो सॉलिड सेल, सॉलिड स्फेयर या तो होलो स्फेयर, दोनों में से बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को अच्छे से समझना। होलो सेल या तो होलो स्फेयर जो भी बोले, या तो कभी कभी बोलता है इस तरह से, क्वेश्चन में रहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर बोलेगा तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा सॉलिड स्फेयर। लेकिन वही चीज़ आपको बोल दे यदि कि या तो उसमें होलो स्फेयर में क्या बोलता है कि होलो स्फेयर बोल देगा, या तो सिर्फ स्फेयर लिख देता है वहाँ पे, सिर्फ स्फेयर, स्फेरिकल स्फेयर बोल देता है सिर्फ स्फेरिकल स्फेयर। तो वहाँ पे स्फेरिकल स्फेयर दे या होलो स्फेयर दे तो आप उसको ही समझना, आई मीन होलो स्फेयर को ही। होलो स्फेयर जल्दी नहीं लिखता है, स्फेरिकल स्फेयर बोलता है, स्फेरिकल स्फेयर। और जब तक सॉलिड नहीं बोलता है, आपको सॉलिड नहीं बोलता तब तक आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मत लेना। स्फेरिकल स्फेयर बोलेगा तो आपको लेना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब सॉलिड स्फेयर बोलेगा तब आपको इसको कंसिडर करना जो आज हम लेक्चर में बताएं। सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वन चैप्टर। सो आज का लेक्चर फिनिश हुआ और ये पूरा चैप्टर आज फिनिश। अब हो सकता है एक और लेक्चर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड बना दें, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इस पूरे चैप्टर से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर, और आप अच्छे से इसको रीड करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।